Good morning, students. Myself, Kritika Vesh from BIMT family. Students, I hope you all are good and doing your studies in a very well way. Firstly, I want to tell you about today's topic, which is related to financial management, and the topic is capital busting. So let's start. What is capital busting and where did the concept come from? क्या होता है capital busting और ये concept कहाँ से आया? To understand these आंसर वी विल फोकस ऑन सम बेसिक पॉइंट्स. इन आंसर्स को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक पॉइंट्स को देखना होगा. स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो गाइज, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम 3 टाइप्स के डिसीजंस लेते हैं. फर्स्ट एक्विजिशन, सेकंड एलोकेशन एंड एप्रोप्रिएशन, जिनको हम 3 A's भी बोलते हैं. एक्विजिशन का मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस, एलोकेशन का मतलब इन्वेस्टिंग डिसीजंस एंड एप्रोप्रिएशन का मतलब डिविडेंड डिसीजंस. एक्विजिशन का मतलब फाइनेंशियल डिसीजंस आर दो डिसीजंस इन विच वी विल फोकस ऑन अवर एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब अगर हमें एक नया बिजनेस को सेटअप करना है तो उसको सेटअप करने के लिए हम फंड कहाँ से रेज करें, और अगर हमारा बिजनेस रनिंग फॉर्म में है तो उसको एक्सपेंड करने के लिए हम फंड्स कहाँ से रेज करें, और जो फंड्स हम रेज करेंगे उसके लिए हम क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं. ये दोनों एस्पेक्ट पार्ट बनते हैं फाइनेंशियल डिसीजंस का. इसमें हमने 2 चैप्टर्स पढ़े थे, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल. देन सेकंड पर आते हैं इन्वेस्टिंग. एक्विजिशन करने के बाद जो फंड्स हमने एक्वायर किए थे उनको हम एलोकेट करेंगे. एलोकेट करने का मतलब है कि हम उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करेंगे. तो इन्वेस्ट करने का मतलब किस में आ गया, एलोकेशन डिसीजंस में. यहाँ हम 2 टाइप के डिसीजंस लेते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म. उसके बाद 3rd नंबर पे आता है हमारा एप्रोप्रिएशन, यानी हम उनको यूज़ कैसे करेंगे. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो प्रॉफिट हम इस इन्वेस्टमेंट से गेन करेंगे उसी को हम देखते हैं कि हम रिटेन कितना पार्ट कर रहे हैं और कितना पार्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये हमारा पार्ट बनते हैं डिविडेंड डिसीजंस का, जिसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन डिसीजंस ऑल्सो. स्टूडेंट्स, जो इन्वेस्टिंग डिसीजंस थे वो हमारे 2 पार्ट्स में क्लासीफाई हैं. फर्स्ट लॉन्ग टर्म डिसीजंस एंड सेकेंड शॉर्ट टर्म डिसीजंस. शॉर्ट टर्म डिसीजंस वो डिसीजंस होते हैं जो हम 1 ईयर के लिए लेते हैं. इसमें स्टूडेंट्स हमारे जो डिसीजंस आते हैं वो होते हैं वर्किंग कैपिटल डिसीजन. ये डिसीजंस आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल इस डिसीजंस की दी हुई है. अभी हमारा फोकस है लॉन्ग टर्म डिसीजंस पर. लॉन्ग टर्म डिसीजंस वो डिसीजंस हैं जो हम मोर देन 1 ईयर के लिए लेते हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस. दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी गेट द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल बस्टिंग. स्टूडेंट्स, यही वो पॉइंट है जहाँ पर हमें कैपिटल बस्टिंग मिलता है. कैपिटल बस्टिंग का मतलब है वो डिसीजंस लेना जहाँ पर हम 1 ईयर से ज़्यादा के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. तो वो प्रपोजल हमारे लिए अच्छा है या बुरा, ये डिसाइड करते हैं हम कैपिटल बस्टिंग से. कैपिटल बस्टिंग इज़ ए प्रोसेस इन विच वी विल टेक डिसीजंस अबाउट अवर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स. स्टूडेंट्स, हमारे बिजनेस में कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए हैं और कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए हैं. जो चीज़ें शॉर्ट टर्म के लिए हैं वो हमारा वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, लेकिन जो डिसीजंस हम लॉन्ग टर्म के लिए लेंगे वो हमारा पार्ट होंगी कैपिटल बस्टिंग का. एज यू ऑल नो, अगर मुझे कोई मशीन लगानी है या कोई प्लांट लगाना है तो वो मैं केवल 1 साल के लिए नहीं लगाऊंगी, उसका टाइम पीरियड ज़्यादा होता है. कोई भूमि मैंने अगर खरीदी, लैंड कोई परचेज की है मैंने, तो उसका टाइम पीरियड क्या 1 साल के लिए होगा? नहीं, वो मैंने काफ़ी ईयर्स के लिए लिया, मोर देन 1 ईयर, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स. देन उसके डिसीजन के लिए मुझे कैपिटल बस्टिंग को यूज़ करना पड़ेगा. अब हम ये डिसीजंस लेंगे कैसे, हाउ डू वी डिसाइड? तो डिसाइड करने के लिए कैपिटल बस्टिंग में 2 टेक्निक्स हमें दी गई हैं. देयर आर 2 टेक्निक्स इन कैपिटल बस्टिंग. फर्स्ट, ट्रेडिशनल एंड नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स, एंड सेकेंड, टाइम एडजस्टेड एंड डिस्काउंटेड टेक्निक्स. इन दोनों टेक्निक्स में हमने जो मेथड्स हैं उनको डिवाइड किया है. जो ट्रेडिशनल मेथड है ये थोड़ा सिंपल मेथड है, इसमें कैलकुलेशन इजी रहती है और इसमें हम टाइम वैल्यू को कंसीडर नहीं करते हैं. लेकिन जो टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड टेक्निक है इसमें हम टाइम वैल्यू फैक्टर को कंसीडर करते हैं. ट्रेडिशनल मेथड को इस टाइम में फोकस करना है. इसको हमने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, अर्जेंसी मेथड, पेबैक पीरियड मेथड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले फोकस हमारा रहेगा ट्रेडिशनल के अंदर अर्जेंसी मेथड पर, फिर हम फोकस करेंगे पेबैक पीरियड पर एंड देन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पर. सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट है हमारा अर्जेंसी मेथड. अर्जेंसी मेथड वो मेथड है जिसमें हमें कंप्यूटेशन या इवेल्युएशन नहीं करना होगा. हम अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस डिसीजंस लेते हैं.
देखिए, अंडर दिस मैथड द प्रोजेक्ट आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ देयर अर्जेंसी. दिस मैथड इज सिंपल एंड डज नॉट रिक्वायर द एवेल्युएशन ऑफ प्रोजेक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी. इसमें हमें ये नहीं देखना है कि कौन से प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट मिलेगा, कौन से लॉस मिलेगा. हमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन लेना है. आपकी कोई मशीन जो आपने सेटअप कर रखी थी अपनी फैक्ट्री में, वो अचानक से खराब हो जाती है और उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, तो आपको क्या करना है, इमरजेंसी बेसिस पर उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा, यानी आप उसकी रिपेयर नहीं करा सकते. तो ये आता है अर्जेंसी मैथड में. नेक्स्ट आता है हमारा पे बैक पीरियड मैथड. पे बैक पीरियड मैथड, स्टूडेंट्स दो वर्ड्स हैं यहाँ पर, पे और बैक. पे का मतलब जो पेमेंट आपने किया किसी भी प्रपोजल के लिए, और बैक का मतलब रिटर्न, यानी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट में जो आपने पेमेंट किया है वो आपको कब वापस मिलेगा, ये होगा बैक. तो पे बैक पीरियड मैथड, this is a widely used traditional method of capital busting. The payback period is the length of time required to recover the initial cost of the project. इस मेथड में हम ये देखते हैं कि हमने अगर प्रपोजल ए में इन्वेस्ट किया है तो वो इन्वेस्टमेंट हमें कितने टाइम के बाद वापस मिल जाएगी, यानी जो इनिशियल कॉस्ट हमने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट की है वो कितने टाइम में हमें वापस मिलेगी. ये होता है हमारा पेबैक पीरियड मेथड. इस मेथड में स्टूडेंट्स दो एस्पेक्ट होते हैं. जो हमें रिटर्न किसी भी इन्वेस्टमेंट से मिलेगा वो लगातार इक्वल फॉर्म में मिल रहा है, या जो रिटर्न हमें मिलेगा वो ऑड फॉर्म में मिल रहा है. ऑड का मतलब, मैं आपसे कहूँ कि एक मशीन मैंने लगाई थी और मुझे हर साल उससे 2,000 रुपये कैश फ्लो मिलेंगे, तो हर साल का मतलब अगर 10 ईयर्स तक मुझे 2-2 हज़ार रुपये मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इवन कैश फ्लोज मुझे वापस मिलेंगे. और अगर मैं कहूँ कि मैंने एक मशीन सेटअप की थी और उससे मुझे कभी 2,000, कभी 1,000, कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 1,000 ऐसे कैश फ्लोज रिटर्न मिलेंगे, तो वो क्या हो गए, ऑड. यानी कि हमें अकॉर्डिंग टू कैश फ्लो डिसाइड करना होता है कि पेबैक पीरियड फॉर्म को निकालने के लिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम किस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे. यहाँ फर्स्टली हम देखते हैं व्हेन कैश फ्लोज आर इवन, यानी जब हमारे कैश फ्लोज सेम रहेंगे हर सिचुएशन में, तो हमें क्या करना होगा, फॉर्मूला हम पुट करेंगे पेबैक पीरियड इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश फ्लो. ये एस्पेक्ट आप लोगों के लिए क्लियर होगा. क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपने किसी प्रपोजल के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया है. सेकंड, एनुअल कैश फ्लो, ये भी आपको क्लियर होगा क्योंकि आप लोग लीवरेज के चैप्टर में इस एस्पेक्ट को पढ़ चुके हैं कि क्या होता है हमारा एनुअल कैश फ्लो. अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेब्ट. फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ उस एस्पेक्ट को कि कैसे हम इसे क्लियर करते हैं. सबसे पहले हम सेल्स लेते हैं, सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट को लेस करते हैं, कंट्रीब्यूशन आ जाता है, कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स कॉस्ट को लेस करते हैं, ईबीआईटी आती है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट को लेस करते हैं, ईबीटी आती है यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, लेस हम टैक्स को लेस करते हैं, ईएटी आती है, यानी कि हमें मिल गया अर्निंग आफ्टर टैक्स. और मैंने बोला एनुअल कैश फ्लो का मतलब हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्ट. तो इसे बिफोर करने के लिए क्या करें, दोबारा जो ऊपर डेप्रिसिएशन हमने लेस किया हुआ होगा उसको हम ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू हमें मिलती है वो होती है हमारी एनुअल कैश फ्लो की. उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं, जब हमें निकालने हैं पेबैक पीरियड को, जब हमारे कैश फ्लोज ऑड हैं, यानी कि हमें इक्वल रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, तब हमारा फॉर्मूला होता है पेबैक पीरियड इक्वल टू ई प्लस बी अपॉन सी, वेयर ई स्टैंड्स फॉर कंप्लीट ईयर, बी इक्वल टू बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सी इक्वल टू नेक्स्ट ईयर कैश फ्लो. ये क्लियर तब होगा स्टूडेंट्स जब हम इसके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तब आप इजीली इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे. सो वेट, हम पहले वो एस्पेक्ट पढ़ेंगे जहां हमारे कैश फ्लोज इवन रहेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे और ये देखेंगे कि हम कैसे पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करते हैं. थैंक यू.